दोस्तों नमस्कार, मैं गोविंद कुमार न्यूज़ इंडिया 85 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं अब सत्येंद्र कुमार गौतम जी के पास, जो कि अपने नाम के मोहताज नहीं हैं और बहुजन मूवमेंट का काम करते हैं। पूरे देश में बहुजन मूवमेंट के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर, फुले, साहू की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज इनसे मिलने का मौका मिला है। कुछ चंद सवालों के साथ हम इनसे आपसे रूबरू कराएंगे। सबसे पहले आप इनके बारे में इनके स्वयं से जानने का प्रयास करिए। सत्येंद्र जी, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि आपने इस तरह का प्रयास किया कि बहुजन समाज की बातें आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ 85 के माध्यम से समाज में जाए। इसके लिए आपको धन्यवाद। सत्येंद्र जी, एक ऐसा विषय है जो काफ़ी लोगों से अछूता रहता है, मीडिया से अछूता रहता है। उस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ। जो ये भारत है, भारत को जब हम देखते हैं तो यहाँ काफ़ी धर्म की बातें होती हैं। लोग कहते हैं कि भारत धार्मिक देश है, बहुत बड़ा धार्मिक देश है, धार्मिक पहचान है भारत की। तो मैं उसी पे कुछ सवाल करना चाहता हूँ आपसे। मैं जानना चाहता हूँ कि भारत में जो धर्म हैं, तमाम प्रकार के धर्म हैं, उसमें लोग कहते हैं कि भारत की ये पहचान है, ये गौरवान्वित होने का विषय है कि भारत में तमाम धर्म होने के बावजूद भी यहाँ के नागरिक बहुत ही अच्छे से रहते हैं और उनके अंदर जो है समता के भाव हैं, आपस में भाईचारा है। क्या इससे आप सहमत हैं या अन्य किसी दृष्टिकोण में आप भारत को देखते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से? नहीं, निश्चित रूप से कभी ये भारत जो है, इस भारत में भाईचारा था, स्वतंत्रता था, बंधुता था, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो न तो स्वतंत्रता रह गई है, न तो भाईचारा रह गया है, न ही जो है न्याय रह गया है। तो आज के संदर्भ में तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत ही भारत के दुखती रग पे हाथ रख दिया है, ये बात कह करके कि वास्तव में आज जिस लोकतंत्र की नज़र से आप देखना चाहते हैं भारत को, तो एकदम यह कहना उचित है कि भारत में लोकतंत्र के नाम पे, जिसको कहते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो लार्ज डेमोक्रेसी है। लेकिन लार्ज डेमोक्रेसी नहीं, ये कहा जाए कि भारत में आज के डेट में जो डेमोक्रेसी है वो लार्ज ड्रामा एटिक हो गई है। तो सत्येंद्र जी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, लोकतंत्र की बातें हैं, लेकिन भारत को आप धार्मिक देश मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और ये भारत धार्मिक देश है तो किस प्रकार का धार्मिक देश है? देखिए, तो चूँकि ये कहा जाता है भारत के बारे में कि भारत विभिन्नताओं का देश है, और निश्चित रूप से भारत में विभिन्नताएँ हैं। चूँकि यहाँ बहुत सारे लोग जो है बाहर से यहाँ आए हैं, और ये एक तरह से मिश्र हो गया है, वैचारिकी भी मिश्र हो गई है हर एक जगह। कहीं भी शुद्धतम रूप में कहीं किसी वैचारिकी को आज के डेट में देखना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। चूँकि बहुत सारे लोग आए हैं, जितने लोग आए हैं, ये एक तो बात माननी पड़ेगी, भारत की आबो हवा इतनी बेहतर है कि जो यहाँ आता है वह यहीं का होकर के रह जाना चाहता है। तो इस संदर्भ में बहुत सारे लोग भारत में आए हैं और यहीं करके होकर के रह गए हैं, और जो अपनी वैचारिकी लेकर के आए हैं उसका यहाँ मिलान किए हैं। और भारत को अगर इस दृष्टिकोण में देखा जाए कि भारत धार्मिक है, तो निश्चित रूप से जब कोई यहाँ नहीं आया था तब भी भारत धार्मिक था, निश्चित रूप से। और इस बात को मानना पड़ेगा, भारत धार्मिक है, लेकिन उस धार्मिकता के देखने के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। तो आप किस दृष्टिकोण में देखना चाहते हैं कि भारत की वास्तविक धार्मिकता क्या है? अगर इस पर हम लोग बात करें तो भारत की वास्तविक धार्मिकता जो है वो बुद्धिज़्म से मानी जाती है। जी बिल्कुल, मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे कि जो बुद्धिज़्म के बारे में बात करते हैं, वैसे तो भारत में तमाम प्रकार का धर्म है, लेकिन इस देश की जो पहचान है, जो देश को विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है, वो आखिर किस धर्म के कारण विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है भारत को? और डेफिनेटली जो है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे अभी बाहर जाते हैं, या जब भी यहाँ का कोई प्रशासनिक आदमी जब बाहर जाता है तो वो इसी रूप में परिचय कराता है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि भारत की पहचान बुद्ध से है, बौद्ध धर्म से है। अच्छा साथियों, मैं अपने दर्शकों को भी एक बात से अवगत कराना चाहता हूं कि जब मैं धार्मिक रूप से जब तुलना करता हूं भारत को और जो फॉरेन है, विदेश है, तमाम देश हैं, तो मैं जो बौद्धिस्ट राष्ट्र नहीं हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूं, तो मैं एक चीज़ देखता हूं कि उन देशों पे जब जाते हैं तो जो धर्म है, वो जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता है।
जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक लोग अन्य देशों में भी रहते हैं, लेकिन वो जो उनके कल्चर हैं, जो रहन सहन है, जो रहने का तरीका है, उठने बैठने, खाने पहनने, सोने और आपस में जो भाईचारा का तरीका है वो सेम है। धर्म उसको प्रभावित नहीं करता। लेकिन भारत में तो विभिन्न धर्म प्रभावित करते हैं। उसका प्रभाव नेगेटिव है आपके नज़रिए में या पॉजिटिव है? क्या वो जो भारत के धर्म अलग अलग तरीके से संस्कृति को प्रभावित करते हैं, क्या देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम करेगा, या वो इस राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने का काम करेगा, या वो जैसे एक तरह से एक नया नरेटिव गढ़ा जा रहा है कि राष्ट्रभक्ति, इस तरह के नरेटिव गढ़े जा रहे हैं, तो वो राष्ट्र के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नुकसानदायक? देखिए, इसमें इस सवाल में आपके दो चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि जो ये धर्म है अलग अलग जो है वो भारत की एकता अखंडता तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो मैं एक बात कहूं कि भारत की एकता अखंडता तो बहुत पहले से टूटी हुई है। कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन वास्तव में भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत जाति प्रधान देश है। तो इसकी एकता अखंडता इस नज़रिए से देखें तो बहुत पहले से टूटी हुई है, और निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी खामियां उसको नए नैरेटिव से गढ़ करके फिर उसको जाति स्थापित करने की बात की जा रही है। दूसरी बात यह है कि जब आप ये बात कर रहे हैं कि राष्ट्र की जब बात कर रहे हैं, तो जब राष्ट्र की हम बात करते हैं तो आज राष्ट्र की परिभाषा क्या है, राष्ट्र को किस रूप में देखें? जब किसी भी देश का जब नागरिक जब वो सुरक्षित नहीं है, जो सुरक्षित नहीं है, जिस घर को अपना वो घर नहीं समझ रहा है, जिस देश को अपना देश नहीं समझ पा रहा है, तो उसकी राष्ट्रीयता का क्या मतलब है? वो किस नज़र से अपने राष्ट्र को देखे? राष्ट्र का मतलब मुझे जो समझ में आता है, किसी भी देश का जो नागरिक है अगर वह सबल है, मजबूत है, सुरक्षित है, तो वही राष्ट्र है। बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट कहा था कि अगर हमारे और राष्ट्र के बीच अगर कोई बात होगी तो मैं अपने व्यक्तिगत उसको छोड़ दूंगा और राष्ट्र की बात करूंगा, लेकिन जब मेरे और समाज की बात आएगी तो मैं फिर जो है समाज, और जब राष्ट्र की बात आएगी तो मैं राष्ट्र को छोड़ दूंगा, समाज की बात करूंगा, क्योंकि समाज से ही राष्ट्र है। जी, अभी सत्येंद्र कुमार जी ने बहुत विस्तार से इस बात को बताया। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इनकी बातों से कि राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब वहाँ के आम नागरिक का सही मायने में निर्माण हो, यानी कि आम नागरिक ही राष्ट्र का निर्माण करता है। यदि आम नागरिक की मौलिकता नहीं है, यदि आम नागरिक को संवैधानिक अधिकार ठीक से प्राप्त नहीं है, वो अपने अधिकारों से वंचित है, तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। इसी क्रम में एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि आजकल देखा जा रहा है कि जो सत्ता से सवाल करता है, चूंकि मैं आज न्यूज़ इंडिया 85 की तरफ से एक पत्रकार के रूप में ही, हालांकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, लेकिन इस अवसर को, सवाल करने के अवसर को हमें आज के डेट में प्रदान किया है निगम जी पत्रकार ने, तो मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं, उनके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और न्यूज़ इंडिया 85 की तरफ से सवाल भी करना चाहता हूं कि आज जो सरकार से सवाल किया जा रहा है, स्वतंत्र पत्रकारिता हो रही है कुछ पत्रकारों द्वारा। हालांकि पत्रकार दो खेमे में बढ़ गया है। एक तो स्वतंत्र पत्रकार है जो स्वतंत्र पत्रकारिता करता है, और एक सरकारी पत्रकार है जो सरकार की तरफ से पत्रकारिता करता है और उनकी आलोचना करने के बजाय, उनसे सवाल खड़े करने के बजाय उनके तलवे चाटने का काम करता है। और ऐसी पत्रकारिता को मैं खारिज करता हूं, और ऐसे पत्रकार जो स्वतंत्र रूप से सवाल करते हैं उनका स्वागत भी करता हूं। इसी क्रम में सवाल को आगे ले जाकर के ये कहता हूं कि जो सरकारों से सवाल करता है उसके ऊपर, चाहे वो कवि हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे पत्रकार हो, उसको राष्ट्रद्रोही कह दिया जाता है। वो कहा जाता है कि देशद्रोही है वो, और जो सवाल के पक्ष में बात करता है उसको कहा जाता है कि ये देशभक्त है। तो देशद्रोही और देशभक्त में ये जो भारत का आम नागरिक है वो अंतर नहीं समझ पाता है। आपके नज़रिए से देशभक्ति क्या है और देशद्रोही क्या है? देखिए सर, अभी मैं आपने एक बात कही, सोशल मीडिया के पत्रकारों पे या किसी भी तरह के पत्रकार हैं वो दो खेमे में बढ़ गए हैं। अभी मैं 15 तारीख की एक घटना बता रहा हूँ महाराष्ट्र की सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है कि सरकार की नीतियों के बारे में या किसी प्रशासनिक अधिकारी के बारे में जो काम कर रहा है तो उसके विरोध में आप नहीं बोल सकते। अगर ऐसा बोलते हैं, सर्कुलर जारी करके उस पर पाबंदी लगाने की बात की गई है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर ऐसी कोई बात पाई जाती है कि आप सरकार की नीतियों के विरोध में अगर कोई बात करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णयों के विरोध में कोई बात करते हैं, तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। सर्कुलर जारी किया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो ये तानाशाही लगातार
जारी है। हो सकता है कि उसका संदर्भ लेकर के दूसरे राज्य भी जगह जगह जो है अपने सर्कुलर जारी करें। तो एक तरह से डेमोक्रेसी ख़त्म होती जा रही है। और जहाँ पत्रकार की बात है तो पत्रकार का तो जिसको चौथा स्तंभ माना जाता है डेमोक्रेसी का, कि वो इसका मीडिया का अपना पक्ष होता है कि क्या करे कि वो सरकार की गलतियों को उजागर करे, उसको चेताए ताकि वो सही रास्ते पे आए। लेकिन निश्चित रूप से यह गोदी मीडिया और वास्तविक मीडिया दो तरह के हिस्से में बंट गए हैं। और गोदी मीडिया पहले से उनके पक्ष में है। जो कुछ पत्रकारिता आप जैसे लोग जो कर रहे हैं उन पे भी महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसा सर्कुलर जारी करके अंकुश लगाने का प्रयास किया है ताकि इस देश से डेमोक्रेसी पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। अभी इस 15 ये जून की बात है, 15 जून की ये सर्कुलर जारी हुआ है। और हो सकता है कि उसको देखते हुए प्रत्येक जगह दूसरे प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दूसरे प्रदेशों में ऐसा सर्कुलर जारी कराया जा सकता है कि जो आप जैसे पत्रकार हैं उन पे भी पाबंदी लगाई जा सकती है। तानाशाही एकदम जोरों पे अपना काम कर रही है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल था कि राष्ट्रभक्ति क्या है? देखिए, राष्ट्रभक्ति तो जो है कि उसके सरकार के देखने का अलग मायने हैं, इस गवर्नमेंट के देखने का अलग मायने हैं। लेकिन देशभक्ति तो वही है कि वास्तव में जो देश को बनाने की बात करे, जो राष्ट्र निर्माण की बात करे, राष्ट्र निर्माण में वो जितने संवैधानिक रूप से जितने भागों में बटे हुए लोग हैं उनके सबके मान सम्मान स्वाभिमान की बात करे, तो वो वास्तव में देशभक्ति होगी। उनका कैसे विकास हो, इस बात की देशभक्ति होगी। हाँ, हम आपस में किसी बात को लेकर के हमारा वैचारिकता असहमति हो सकती है, लेकिन अगर कोई बात कोई कह रहा है तो उसको दबाया जा रहा है, उसका विरोधी पक्ष भी अगर कोई उसकी बात को दबा रहा है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो उसको कहेंगे कि वास्तव में वो राष्ट्रभक्ति है, वो देशभक्ति है। सर, एक बात और कहना चाहेंगे, आज के देश में सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन है? आज के देश में अब आपके देखने के मायने क्या हैं, लोगों के देखने के मायने क्या हैं। आज की डेट में सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त का मतलब अगर ये कहा जाए तो आज की डेट में सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दूर दूर तक देख रहा हूँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि राष्ट्रभक्त का मतलब ये है कि जो राष्ट्र के निर्माण की बात करे और उसमें कहीं उसका व्यक्तिगत कोई भी चीज़ें ना छुपी हुई हों, जो व्यक्तिगत चीज़ों से परे हो करके जो राष्ट्र निर्माण की बात करे। लेकिन आज यहाँ तो दिक्कत है कि अगर ऊपर से कहीं बात राष्ट्र की बात हो भी रही है तो अंदर से सब गोलमाल है और व्यक्तिगत अपने स्वार्थों की बात हो रही है या किसी विशेष समूह की बात हो रही है, किसी ग्रुप की बात हो रही है। तो राष्ट्रभक्ति मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है। बहुत सोचनीय विषय है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अभी सत्येंद्र जी ने जो राष्ट्रभक्ति की परिभाषा बताया, जो विचार बताए, उस विचार से बिल्कुल मैं सहमत हूं। और निश्चित रूप से जब इस ढांचे पे हम देखने का प्रयास करते हैं तो पूरे राष्ट्र में मात्र एक व्यक्ति है जो राष्ट्रभक्त दिखाई देता है, जो राष्ट्रवादी दिखाई देता है। वो इस देश का किसान है, जो निर्माण करता है, जो पैदा करता है अनाजों को, जो देश का पेट भरता है, इस तपती हुई धूप में ज़मीन को सींचता है और जो है उससे अन्न पैदा करता है, देश का पेट भरता है, भूखे लोगों को अनाज देता है और राष्ट्र के निर्माण में उसकी अहम भूमिका है। लेकिन इस देश में किसान को कोई नहीं पूछता, उसकी बदहाल जीवन को कोई नहीं पूछता, और जिसके लिए सरकार को एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। किसानों को तमाम तरीके की सब्सिडी दे करके, उनके लोन को माफ़ करके। लेकिन हमारे देश की सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के बजाय, इस राष्ट्र के निर्माण करने के बजाय पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। और निश्चित रूप में जिस देश में पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जाए वो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, यानी सरकारें भी राष्ट्र का निर्माण नहीं करना चाहती। और वर्तमान सरकार जो है वो सिर्फ ये चाहती है कि यदि हम पे कोई सवाल करे तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाए। हालांकि उसके सर्टिफिकेट की इस देश की जनता को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस देश में बुद्धा जैसे लोगों ने इस राष्ट्र का निर्माण करने का काम किया था अपने धम्म के आधार पे, और पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने का काम किया था। वो वही बुद्ध हैं जिनके वजह से भारत को विश्व गुरु माना जाता है, विश्व गुरु के नज़र में देखा जाता है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा एजुकेशन नहीं है जो भारत ने दुनिया को दिया हो। तो गुरु तो वही होता है जो एजुकेशन देता है, सिर्फ बुद्ध ने दिया था। बुद्ध के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी दुनिया को लेसन दिया, पूरी दुनिया को अपने विचारों से अवगत कराया। अब बाबा साहब दुनिया के बड़े आइडियोलॉग के रूप में चिन्हित किए गए और बाबा साहब के
मरने के बाद बाबा साहब आज ज़्यादा प्रासंगिक हैं, और ये निश्चित रूप से दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आने वाले भविष्य में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी दुनिया में वो ऐसे इकलौते व्यक्ति होंगे जो पूरी दुनिया में सबसे बड़े प्रासंगिक होंगे, और उन्हीं के विचारों के आधार पे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। बुद्ध को भी जब कोई पूछता है कि बुद्ध को आप किस रूप में देखते हैं, तो मैं तो बुद्ध को एक क्रांति के रूप में देखता हूँ। बुद्ध को शांति के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन भारत में उन्होंने एक बड़ी क्रांति किया, मनुवाद के खिलाफ, आडंबरवाद के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, और इस भारतीय जनमानस में रिवॉल्यूशन लाने का काम किया, परिवर्तन लाने का काम किया। जो भी परिवर्तन लाता है वो क्रांतिकारी होता है। मैं बुद्ध को क्रांतिकारी के रूप में देखता हूँ। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पुनः एक बार स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथियों, एक निवेदन ये भी है कि ऐसे चैनल्स को, जिसकी पत्रकारिता निगम जी जैसे लोग करते हैं, न्यूज़ इंडिया 85 के चैनल्स को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय आप सभी को का स्वागत है। और सत्येंद्र जी, आप इस दर्शकों के लिए जो कुछ भी कहना चाहते हैं, अंतिम में आप अपना मेरा यही है कि अब से भी जो है राष्ट्रभक्ति की परिभाषा को समझा जाए और राष्ट्र के निर्माण में लगा जाए, और सुई से लेकर जो है अनाज और बड़े बड़े बिल्डिंगें, खेत और सड़कें, ये जो सब जो है ये मजदूर और किसान ही निर्माण करता है। तो वास्तव में यही राष्ट्रभक्त है। उस नज़रिए से राष्ट्रभक्ति को, देशभक्ति को देखा जाए, और आप लोग इनके चैनल को आगे बढ़ाएं। हमें आपसे यही आकांक्षा है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।